हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको हम बता दें कि पहला नंबर चैप्टर और दूसरे नंबर चैप्टर दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एक एक करके हम सॉल्व कर चुके हैं। यह हमारा तीसरा चैप्टर होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड 2025 का। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि कुछ बातें, कुछ फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। अब वो फॉर्मूला क्या है, आइए हम समझते हैं और जानते हैं सबसे पहले उस चीज़ को। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यकीन मानिए कि मैं आपको ये फॉर्मूला सिखा करके रहूँगा और यहीं पर सीखेंगे आप, इसी वीडियो में। घर पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको तीन तरह के ग्राफ दिख रहे होंगे, तीन तरह के फिगर दिख रहे होंगे। आप सभी लोग ग्राफ तो पढ़ ही चुके होंगे, ये तो कन्फर्म है। तो आप गौर किए होंगे खास करके NCERT बुक में कि केवल हम तीन तरह के ग्राफ ही पढ़े होंगे। तीन तरह का आपका ग्राफ ही बना होगा पूरे चैप्टर में, पूरे 10th क्लास में। मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। केवल तीन तरह के ग्राफ बने होंगे, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये ऐसा 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 का नाम क्या है सर, आइए समझते हैं। ये पहला ग्राफ हो गया हमारा, ये दूसरा ग्राफ हो गया, और यह हमारा तीसरा ग्राफ है। इस तरह से जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है, उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और ये दो रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? तो सर समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और जो एक दूसरे के सामने हो, आमने सामने हो, समान अंतर पर, उसको क्या कहते हैं? हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके कितने हल होंगे, आप हमें बताइए। तो कैसे आप पता करेंगे कि जो प्रतिच्छेद करती रेखा होती है उसके हल कितने होते हैं, हलों की संख्या क्या होती है? तो देखिए आप यहाँ पर कि एक दूसरे को यह एक बिंदु पर क्या करता है? काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसके कितने हल हो जाएंगे? एक हल होंगे। क्या होंगे? एक हल हो जाएगा। क्यों एक हल होगा? क्योंकि एक बिंदु पर काट रहा है या फिर टच कर रहा है, दोनों में से कुछ भी हो। जितने बिंदु पर कट करेगा उतने हल होंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक है, मतलब कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो जब एक के ऊपर एक है तो यह तो अनंत बिंदु को टच करते हुए गुजरेगा या फिर काटते हुए गुजरेगा। तो इसके कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएगा। कितना? अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु को न तो काटता है न तो टच करता है, तो यह हो जाएगा कोई हल नहीं। तो इसके कितने हल हो जाएंगे? कोई हल नहीं। क्यों? क्योंकि यह किसी भी बिंदु को नहीं तो छू रहा है, नहीं तो काट रहा है, इस कारण से कोई हल नहीं। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि प्रतिच्छेदी जो रेखा होते हैं वो संगत होते हैं या असंगत होते हैं। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए, हल हो रहा है ना, तो इसे हम संगत युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत युग्म। इसे हम कहेंगे संगत युग्म कहेंगे। ठीक, यहाँ भी हल हो रहा है। अब एक हल हो या अनंत हल हो, एक से ज़्यादा हल हो, उससे मतलब नहीं है। हल हो रहा है तो वह संगत होगा। क्या होगा? वह संगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? असंगत युग्म कहेंगे हम इसको।
उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हम अगर कहेंगे कि बताइए प्रतिच्छेदी रेखा जो होते हैं वो विरोधी होते हैं कि अविरोधी होते हैं कि आश्रित होते हैं, तो यहाँ पर हल हो रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, काट रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अविरोधी। क्या कहेंगे? अविरोधी कहेंगे हम। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लदा हुआ है, चढ़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे आश्रित, डिपेंड। क्या कहेंगे हम इसे? आश्रित हम कहेंगे। ठीक है, इसको देखिए ये अलग अलग है, हल हो ही नहीं रहा है, एक दूसरे से हटा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? विरोधी कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो एक ग्राफ को देख करके हम इतने सारी चीज़ें कह सकते हैं, एक ग्राफ को देख करके हम इतने सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ के थ्रू इतने सारी चीज़ हम जानें, लेकिन अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको एक दे दे, आपको अगर एक समीकरण दे दे, आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तब बोले आपको कि अब बताइए, तब आप क्या कीजिएगा? तो एक कंडीशन होता है, मान लीजिए कि आप ग्राफ को देख करके इतने सारी चीज़ कह दिए आप, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक समीकरण दे दे, कौन सा? a1x कॉमा या फिर a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0, यह क्या है? तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप है, फॉर्मेट है, या फिर सामान्य रूप कहिए या फिर मानक रूप कहिए, तीनों चीज़ एक ही चीज़ को कहा जाता है। ये मतलब इस तरह से होता है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे 2x प्लस में 3y प्लस में 4 बराबर 0, 9x माइनस 2y प्लस में 8 बराबर 0। इस तरह से आपको क्या करेगा? एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दे देगा। इसमें दो चर हैं, रैखिक है मतलब एक घाती है, यह LHS है, बराबर के बाद RHS कुछ ना कुछ है, युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, दो है, तो इसी को हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस तरह से आपको समीकरण दे दे दो और बोले कि बताइए ये कौन सी रेखाएं बनेगी, तो आप कैसे समझेंगे? पूछेगा कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इस समीकरण का कितने हल होंगे, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? बिना ग्राफ के कैसे पता कर सकते हैं? हालत ख़राब हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो समीकरण है आपके पास संगत है या असंगत है, तो आप क्या करेंगे? कैसे पता कीजिएगा? एक फॉर्मूला है, उससे आप पता कर सकते हैं। जब समीकरण दिया रहे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले a1 बट्टा a2 अगर वो बराबर नहीं होता है किसके? b1 बट्टा b2 के, तो हम कह सकते हैं, अगर रेखा पूछेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा, हल पूछेगा तो एक हल कह देंगे हम। कब? जब a1 बट्टा a2 का मान और b1 बट्टा b2 का मान बराबर नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तब। इसका क्या कंडीशन है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो जो पूछेगा वो हम कह देंगे। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो हल की बात करेगा ना क्वेश्चन में, तो कह देंगे अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों बराबर आ जाएगा ना, अब पूछेगा कि कौन सा रेखा बनेगा, तो कह देंगे समपाती रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। अगर दो बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो हम कह देंगे समांतर रेखाएं बनेगा। हल की बात करेगा तो हम कह देंगे कोई हल नहीं होगा। कब इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब एक समीकरण दिया रहेगा तब, इस तरह से। अब हम जैसे अगर हमको बोलेगा कि बताइए इसके कितने हल होंगे, तो हम निकालेंगे a1 बट्टा a2 निकालेंगे, b1 बट्टा b2 निकालेंगे, c1 बट्टा c2 निकालेंगे, और वही सब डिसाइड करेगा कि इसके क्या क्या हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं, कौन सा रेखा बनेगा, संगत है या असंगत है, आश्रित है कि अविरोधी है, ये सब डिसाइड करेगा यही चीज़।
x का जो गुणांक होता है a1 का मान होता है, y का जो गुणांक होता है b1 का मान होता है, लास्ट में जो बचता है वो c1 का मान होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरे समीकरण में x का मान a2 का मान होगा, y का मान b2 का मान होगा, लास्ट में जो बचेगा वो c2 का मान होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या सब हो रहा था। जब इस तरह से रेखाएं बनी हो जो एक दूसरे को काट रहा है उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं सर? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, चढ़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के बराबर में अगर आगे बढ़ रही हो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह की रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। अगर हल की बात अगर करें प्रतिच्छेदी रेखा के सर कितने हल होंगे? तो एक हल होंगे। सर एक हल क्यों होगा? क्योंकि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर काट रहा है या फिर टच कर रहा है, इसलिए इसके एक ही हल होंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसके अनंत हल होंगे। क्यों इसके अनंत हल होंगे? क्योंकि रेखाएं अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है और एक के ऊपर एक है। इसका मतलब यह एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटते हुए या फिर टच करते हुए गुजरेगा दोनों तरफ, तो उसको हम कह देंगे अनंत हल है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को न तो काटती है एक भी बिंदु पर, नहीं तो टच करती है, इसीलिए यह हमारा कोई हल नहीं होगा। अगर हम बात करें कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हैं वो संगत होगा। क्यों संगत होगा? क्योंकि हल हो रहा है, इसीलिए संगत उसे कहेंगे हम। अब संपाती रेखा को भी हम संगत ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी हल हो रहा है। ये मैटर नहीं करता है कि सर एक हल हो रहा है कि दो हल हो रहा है या बहुत सारे हल हो रहा है, हल हो रहा है इसीलिए संगत है। अगर हम बात करें कि प्रतिच्छेदी रेखा को हम अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी निकाय कहते हैं। क्यों? क्योंकि हल हो रहा है इसीलिए हम अविरोधी कहेंगे, विरोधी नहीं करेंगे। ये दोनों साथ में है, मिला हुआ है, इसलिए अविरोधी होगा। ये इसको हम आश्रित कहेंगे क्योंकि एक दूसरे के है, ऊपर डिपेंड है, आश्रित है, लदा हुआ है, इसलिए हम आश्रित निकाय कहेंगे इसको। समांतर रेखा को हम कहेंगे विरोधी। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को विरोध कर रहा है, ना तो टच कर रहा है नहीं तो काट रहा है, तो इसको हम कहेंगे अविरोधी। तो एक ग्राफ को देख करके आप इतने सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से, ये क्या है? द्विघात दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, फॉर्मेट है, या फिर मानक रूप कहिए या फिर सामान्य रूप कहिए, इसको देख करके आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आप निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह से समीकरण दिया रहता है और अगर कुछ भी पूछता है इस सब में से बिना ग्राफ के, तो आप इसके इस्तेमाल से आप वो सारी चीज़ें आप कह सकते हैं और भी आपको क्लियरिटी आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। तो चलिए फिर हम इसी बात पे क्वेश्चन करना हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जिसमें कह रहा है कि समीकरण निकाय आपको दे दिया है दो समीकरण 6x माइनस 2y प्लस में 9 बराबर 0, 3x माइनस वाई 3x माइनस में y, और उसके बाद दे दिया है आपको प्लस में 12 बराबर 0 का कह रहा है का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। जो कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों समीकरणों को मैं आलेख मतलब ग्राफ अगर बनाऊं मैं अगर, तो कैसे ग्राफ बनेगा? तो इस कंडीशन में मैं अब ग्राफ बनाने थोड़ी ना जाऊंगा, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ बनाने जाएंगे, पागल वगल हो गया लोग बोलेगा। हाँ, तो मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा। आपको चेक करना है बिना ग्राफ का कि यह रेखा कैसा बनेगा। देखिए ना, बहुत आसान है, 1 मिनट में आपको हम बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि ये a1 का मान, ये b1, ये c1 होता है। a1 क्या है आपके पास? a1 6 है, b1 क्या है आपके पास? -2 है, c1 क्या है आपके पास? 9 है, a2 क्या है आपके पास? 3 है, b2 क्या है आपके पास? ये b2 हो गया, -1 है, और c2 क्या है आपके पास? c2। तो c2 जो है वो 12 है। अब हम निकालेंगे a1 और a2 का अनुपात, मतलब बट्टा निकालेंगे a1 बट्टा a2 का। तो a1 बट्टा a2, a1 क्या है आपके पास? 6, a2 क्या है आपके पास? 3। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा। अब हम निकालेंगे b1 बट्टा b2। b1 का मान -2, b2 का मान -1। माइनस से माइनस को काट देंगे, 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो बचेगा हमारे पास 2 केवल बचेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि कैसी सरल रेखाएं होगी, समपाती होगी कि समांतर होगी कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला होगा कि कोई हल नहीं होगा, क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे।
देखिए यहाँ पर कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान दोनों का मान सेम है, लेकिन पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि सेम नहीं होना चाहिए दोनों का वैल्यू। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि यह प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यह बराबर है। तो या तो होगा समपाती रेखा या तो होगा समांतर रेखा, क्योंकि यहाँ भी बराबर है यहाँ भी बराबर है। अगर मैं C1/C2 निकालूँ और C1/C2 का भी मान आ गया ना 2, तो हम कह देंगे समपाती रेखा हो गया। अगर 2 नहीं आया, उसके अलावा कुछ और आया, तो हम कह देंगे समांतर रेखा होगा। देखिए कैसे, C1/C2, C1 का मान यहाँ पर कितना है 9, C2 का मान 12, तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12। हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, हम देख ये रहे हैं कि A1/A2 वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो जब C1/C2 बराबर नहीं होता है तो कौन सा रेखा बनाएगा, समांतर रेखा बनाएगा। कौन सा रेखा बनाएगा, समांतर रेखा बनाएगा, समांतर रेखा बनाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में हम बताए आपको A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, C1 क्या होता है, A2 B2 C2 क्या होता है, सब कुछ लिख करके दिखाया है। लेकिन अगले क्वेश्चन से मैं ये सब चीज़ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तथा उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। कह रहा है कि अगर कोई 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है हमारे पास, अगर वह संगत होता है तो वो जो होता है रेखाएं, वो कैसी रेखाएं होती है। अगर संगत होता है तो समांतर में जो है वो संगत होता ही नहीं है, समांतर रेखा में तो असंगत होता है। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि हमेशा प्रतिच्छेदी। क्या संगत जो होता है वो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा में ही होता है, ऐसा तो नहीं है, ये संपाती में भी संगत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है ना डी, वो करेक्ट हो जाएगा, प्रतिच्छेदी या संपाती। ऑप्शन नंबर क्या, डी। कौन सा, प्रतिच्छेदी या संपाती, ये दोनों में होता है हमारा संगत युग्म होता है रेखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 2 चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। अगर ऐसा होता है तो हमको कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय में कितने हल होंगे, ये पूछ रहा है। यह समीकरण कैसा है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, न कि युग्म है। इसे कहते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, युग्म नहीं, अकेला है ना, इसलिए समीकरण। 2 होता तो हम कहते युग्म। कह रहा है इसके कितने हल होंगे, ये कह रहा है, तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत या अनगणित कह सकते हैं, अनंत हल होगा। अब कैसे अनंत हल होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कोई भी समीकरण हमारे पास है, मान लीजिए कि 2x प्लस में 3y बराबर में 4 है। ये जो c है ना, इधर भी रह सकता है या फिर इधर भी रह सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये c बराबर के बाद भी रह सकता है, पहले भी रह सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई ऐसा समीकरण है, मैं x का मान यहाँ पर कुछ भी रखूँ, कुछ भी रखेंगे, गुना करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो y का मान कुछ निकलेगा, फिर y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान निकलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि x और y का मान अगर हम अलग अलग रखते हैं तो अलग अलग x और y का मान आएगा। अगर हम 10 बार x का मान अलग अलग रखते हैं तो 10 बार y का मान अलग अलग आएगा। या फिर आपकी मर्जी, y का मान अगर हम 10 बार अलग अलग रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x का मान भी अलग अलग आएगा 10 बार। इस तरह से हम अनंत बार कर सकते हैं, हजारों करोड़ों हल हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे अनंत हल होगा इस तरह से समीकरण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण के कह रहा है, रैखिक समीकरण कैसा होता है, रैखिक समीकरण इस तरह से होता है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। ये क्या है,
इसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण भी कहते हैं या फिर रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक घाती है ना। और रैखिक समीकरण कैसा हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है ax प्लस में b बराबर 0। तो इसके घात कितने होंगे, तो देखिए ना कि अधिकतम घात क्या है इसका, 1 है, तो घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सा था कि रैखिक समीकरण अगर कोई होता है एक घाती, उसका जो घात होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। अगर कोई दो चर वाले, रैखिक मतलब 1 होता है, कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसके घात की संख्या कितना होगा, 2 होगा। 3 घात वाले कोई समीकरण है हमारे पास, तो उसकी घातों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। जितने घाती बहुपद है उतने उसके घात होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है आपको कितना, 5x प्लस में 2y बराबर 16, और दूसरा दे दिया है आपको कि 7x माइनस में 4y बराबर 2। ये हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। कह रहा है कि इसके हल हैं। ऑप्शन को देख करके हमको ये पता चल रहा है कि कह रहा है कि आप इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से x और y का मान निकाल करके हमें दिखा दीजिए। तो इस तरह से इस समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। क्या आपको पता है? पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा व्रज गुणन विधि। तो उन सारे मेथड से अभी बनाना, इसका मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं, सब्जेक्टिव बना रहे हैं, जो कि बेवकूफ़ी है। तो वो चारों मेथड से हम नहीं जा सकते, अभी हम जा सकते हैं सब्जेक्टिव में, ना कि ऑब्जेक्टिव में। तो सर कैसे बनेगा? अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकेंड में बना दूं, तो क्या आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा? क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा? क्या आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा? मैं बताऊंगा केवल 3 सेकेंड में, कम से कम 3 सेकेंड में आप दे सकते हैं जवाब। देखिए, अगर मेरे पास पहला ऑप्शन है कि x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, हमें वैसे हल करना है, हमें x और y का मान निकालना है, तो हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं 2 सेकेंड में। कैसे? देखिए, इस दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे, y के जगह पर 3 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर वह बराबर के बाद वाले से मैच कर गया तो वही उसका हल हो जाएगा, मतलब वही उसका x y का मान हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 5 दूना 10, यहाँ पर 3 रखूँ 3, तो 3 दूना 6, 10 और 6, 10 और प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यह 16 के बराबर आ गया ना। अब हम दूसरे समीकरण में भी रखेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो 7 दूना 14 माइनस, यहाँ पर अगर 3 रखूँ y के जगह पर तो 4 तिया 12 बराबर में 2, 14 में से 12 गया तो 2 बराबर 2, मतलब ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो x का मान 2 y का मान 3 वही होगा उसका वैल्यू। कितना आसान था, 2 सेकेंड में नहीं हुआ। हम आपको बता रहे हैं ना, इसलिए समय लगा होगा, नहीं तो आराम से इसका देखकर खड़े खड़े इसका जवाब दे सकते थे हम। अगर मेरी बात होती केवल तो सॉल्व नहीं करते, हम खड़े खड़े जवाब दे देते हम इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको x और y का मान निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन भी वही है, उसमें भी कह रहा है कि x y का मान निकालिए। 2 समीकरण आपको दे दिया है, जिसमें पहला है कि 3x माइनस में 5y बराबर 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण है आपके पास 9x माइनस प्लस का 15y और बराबर में दे दिया है आपको 0। कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। अगर पहले ऑप्शन की बात अगर हम करें, जिस तरह से हम पिछले वाले सवाल बनाए थे ना, सेम वही सवाल है। तो x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 रखिए और देखिए क्या बराबर के बाद वाले से मिल रहा है क्या। ये क्या है, RHS है ना, उससे मिल रहा है क्या। यहाँ पर 1 रखेंगे 3 एकान 3, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 एकान 5, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2, मतलब बराबर नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको क्या चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें कि x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0, अगर मैं रखूँ इस दोनों समीकरण में, तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, y के जगह पर 0 रखेंगे तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है।
और 0 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 0। तो ये 0 बराबर 0। इधर देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो 9 को 0 से गुना करेंगे 0, y के जगह पर 0, 15 को 0 से गुना करेंगे 0, बराबर में 0, 0 में 0 को जोड़ दीजिए तो 0 बराबर 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से आपको चेक करना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। अभी अभी बताए थे आपको कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है, रैखिक बोले या एक घाती बोले, एक घाती, उसका जो घात होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर में, जिसमें है कि 2x प्लस में 3y बराबर में 5 है। दूसरा समीकरण है आपके पास कि 4x प्लस में 6y बराबर 9 है। कह रहा है का निकाय है, ये कह रहा है अद्वितीय हल होगा कि असंगत होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हेल्प लेंगे हम, इसका हेल्प लेंगे। a1 बटा a2 निकालेंगे, a1 बटा a2, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा b1 बटा b2 निकालूंगा, b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, इसको काटेंगे तो 3 1 3, 3 दूना 6, 1 बटा 2। ये दोनों बराबर हो गया। तो ये दोनों जब बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि यह संगत तो होगा नहीं, यह संगत नहीं होगा, क्योंकि संगत होने के लिए बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं c1 बटा c2 निकालूंगा। अगर यह आ गया 1 बटा 2 तो हम क्या कहेंगे कि संगत है, नहीं आया तो कह देंगे असंगत है। अब मैं निकालूंगा c1 बटा c2। c1 का मान क्या है 5 और c2 का मान 9। ये जो है ना 5 और 9 वो बराबर के बाद भी हो सकता है, बराबर के पहले भी हो सकता है, लेकिन ये x और y वाले टर्म एक साथ ही रहेगा, हमेशा आगे पीछे नहीं रहेगा। तो यह नहीं कट रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 ये दोनों बराबर है और c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो c1 बटा c2 बराबर कब नहीं होता, जब वो असंगत होता है। असंगत जब वो होता है तब वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर।